तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चार्जेस ए एंड बी अट्रैक्ट ईच अदर, चार्जेस बी एंड सी अट्रैक्ट ईच अदर, देन ए एंड सी। तो हिंदी में भी बता दे रहा हूँ कि आवेश ए और बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो आवेश बी एवं सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब ए और सी क्या होंगे? विल अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर, विल नॉट अफेक्ट ईच अदर एंड मोर इन्फॉर्मेशन नीडेड। तो मैं पहले समझा देता हूँ, फिर हम लोग आंसर को देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर कह रहा है दो आवेश हैं ए और बी, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ए मान लेते हैं हम पॉजिटिव है और बी निगेटिव है, तभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमेशा अपोजिट चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। अब उसके बाद कह रहा है कि एक और है चार्ज सी, जो कि बी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो जाहिर सी बात, अगर बी के पास चार्ज निगेटिव है, ठीक है, तो जो सी वाला रहेगा, जो सी अट्रैक्ट करेगा बी को, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। भाई जब बी निगेटिव है, सी पॉजिटिव रहेगा, तभी ना अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारा जो सी होगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ए और सी दोनों सेम चार्ज के हैं, यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं, और हम सभी जानते हैं कि समान आवेश में क्या होता है? रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी सही है, रिपेल ईच अदर। क्यों रिपेल होंगे? क्योंकि दोनों समान आवेश वाले हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी इज़। तो आपको बताना है कि ए और बी के बीच जो समतुल्य धारिता है वो क्या होगी। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, और आपको इमेज में देखकर बताना है कि ए और बी के बीच जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी है वो क्या होगी। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ए और बी के बीच जो आपके दो तरह की सीरीज़ हैं। तो पहली जो सीरीज़ है वो है आपकी समांतर क्रम में। तो 3 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड ये दोनों आपस में समांतर क्रम में हैं, और जब समांतर क्रम में होते हैं तो वहाँ पर जो धारिता समतुल्य होती है, उन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। मतलब कि C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2 के। तो यहाँ पर हमारा जो C1 है 3 माइक्रोफैराड और C2 क्या हो जाएगा? 2 माइक्रोफैराड। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो हमारा C इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 प्लस 3। अब टोटल अगर हम करेंगे तो आ जाएगा 5 माइक्रोफैराड। तो ये हमारा हो गया समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम में यानी कि पैरेलल में अगर हम इसको ले लें तो कुछ इस तरह से हमारा आएगा। अब पैरेलल में लेने के बाद टोटल दोनों को करने के बाद आ गया 5 माइक्रोफैराड। अब इसके आगे हमारा बचा हुआ है 4 माइक्रोफैराड। तो जब हम इनको लिख दिए तो अब हमारा ये कौन सा क्रम आ गया? श्रेणी क्रम, अर्थात यानी कि ये सीरीज़ में आ गया। तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन आएगा 1/c, अर्थात जो c के इक्विवेलेंट है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो अब यहाँ पर हम लोग फार्मूले में वैल्यू को पुटअप करेंगे। तो 1/5 प्लस 1/4, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन 5 प्लस 4। तो सॉल्व करेंगे आ जाएगा 20/9। तो हमारा जो ये वैल्यू है 20/9 है। तो हमारा जो राइट आंसर है, देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। तो राइट ऑप्शन है ए, क्योंकि वहाँ पर वैल्यू दिया है 20/9 माइक्रोफैराड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इफ़ इट इज़ चार्ज विथ 10 माइक्रोकुलाम इज़। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकुलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कुलाम। तो यहाँ पर क्या फार्मूला लगेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो टाइम टेकन है, तो इतना टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा EDA कॉस थीटा। तो आप इस फार्मूले में वैल्यू को पुटअप करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, कुलाम्स फोर्स इज ए। मतलब बताना है कि कुलम बल क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सेंट्रल फोर्स, यानी कि केंद्रीय बल। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा, और बोथ ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, केंद्रीय बल। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिगर शो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू टू चार्जेस Q1 एंड Q2, फाइंड आउट साइन ऑफ चार्जेस। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको इसको हिंदी में समझा देता हूँ,
फिर मैं बताता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि चित्र दर्शाता है कि दो आवेश Q1 और Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा पर आवेशों का बाहरी चिन्ह क्या है। तो आपको बताना है कि चित्र में जो दिए गए चार्ज हैं Q1 और Q2, ये कैसे चार्ज हैं, यानी कि ये निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, या कि पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर निगेटिव निगेटिव है। तो आपको इस फिगर के थ्रू समझाना है। तो आइए मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यदि किसी भी कण पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन होती है वो बाहर की ओर जाती प्रतीत होती है। लेकिन अगर वो निगेटिव चार्ज है तो उसमें क्या होगा कि बाहर से अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर पॉजिटिव है तो बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, और यदि निगेटिव है तो अंदर की ओर आएगा। तो जैसा कि इमेज में आप देख रहे हैं Q1, यहाँ पर चार्ज आते हुए प्रतीत हो रही है, तो इसका मतलब Q1 क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो यहाँ पर Q1 क्या है, निगेटिव है। वही बात करें अगर हम Q2 की, तो Q2 में भी आपको दिखाई दे रहा है कि चार्जेस जो हैं उसकी तरफ आते हुए प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर Q2 भी क्या हो गया, निगेटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी चार्जेस आ रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए Q1 और Q2 क्या है, निगेटिव है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ निगेटिव। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इक्वल चार्जेस आर गिवन टू टू स्फीयर ऑफ डिफरेंट रेडियाई, द पोटेंशियल विल बी। तो आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ, अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव क्या होगा। तो यहाँ पर दो अलग अलग त्रिज्याओं के गोले हैं, ठीक है। तो बताना है कि उन दोनों पर समान आवेश है तो उनका विभव क्या होगा। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है पहला, छोटे गोलों पर ज़्यादा होगा, दूसरा है बड़े गोले पर ज़्यादा होगा, तीसरा है दोनों गोलों पर समान होगा, और तीसरा है गोलों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, छोटे गोलों पर ज़्यादा होगा। तो कैसे होगा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो जैसा कि ये बड़े गोले वाला है जिसकी त्रिज्या अधिक है, यहाँ पर छोटा गोला है। अब दोनों पर आवेश समान है, मतलब Q1 और Q2 का वैल्यू क्या है, समान है। तो जब इन दोनों पर आवेश समान है तो जो विभव उत्पन्न होगा, चूँकि चार्जेस तो इक्वल ही हैं, ठीक, दोनों के, तो विभव क्या होगा, छोटे वाले में अधिक होगा, जबकि बड़े वाले में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी साइज़ बड़ी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है मैं सीधे आंसर बताऊंगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन तो मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। डेरिवेशन मैं बताने बैठूंगा। मैं ज़रूर अगर कभी फिजिक्स पे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा तो ज़रूर इसको डेरिवेशन को बताऊंगा। मैं आपको हिंदी में भी पढ़ के बता रहा हूँ। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच आकर्षण बल होता है। तो आपने ज़रूर इसका डेरिवेशन पढ़ा होगा, जब क्लास में आपने 11th या 12th में पढ़ा होगा तो ज़रूर इसका डेरिवेशन पता होगा। तो मैं डायरेक्ट आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, -q²/2 एप्सिलॉन नॉट AK। तो यही राइट आंसर है। अगर आपको पता नहीं तो आप इसको रट जाइए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टू कंडक्टिंग स्फीयर ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर आर सेपरेटेड बाई 1 मीटर, each bears equal charges Q, potential of each sphere is V0, potential at infinity is 0, work done is bringing them in contact is। आइए मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर से युक्त हैं, दोनों पर समान आवेश 1 माइक्रोकुलाम दिया गया है। एक गोले का विभव V0 है, अनंत पर विभव 0 है, दूरी से संपर्क में लाने में किया गया कार्य। तो आपको किया गया कार्य बताना है। तो आंसर इसका देखा जाए बहुत सिंपल सा है, बस आप सिंपली याद रखिए कि हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं, तो जाहिर सी बात जो हमारा वर्क रहेगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, धनात्मक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए रिंग ऑफ रेडियस R, द पोटेंशियल इज टेकन एज 0 एट इन्फिनिटी एट द सेंटर ऑफ द रिंग। मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। त्रिज्या R के एक छल्ले पर धन आवेश Q एक समान वितरित है, अनंत पर विभव का मान 0 लिया गया है, छल्ले की केंद्र पर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसका डेरिवेशन करने चलूँगा तो बहुत लंबा होगा। तो राइट ऑप्शन है ए, पोटेंशियल विल बी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके बीच की दूरी के। तो यदि आपने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा होगा तो
आपको पता होगा कि ब्रह्मांड में यदि कोई दो वस्तु है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, इसलिए इसे कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, यानी कि सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। तो यह नियम यह कहता है कि मान लेते हैं दो कण है, एक m1 है और दूसरा m2 है। अब इनके बीच की जो दूरी है वो है r। तो यहाँ पर जो m2 है वो m1 को अपनी ओर खींचेगा और जो m1 है m2 को अपनी ओर खींचेगा। तो ये एक प्रकार का फोर्स होता है जो कि F इक्वल टू होता है G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर के। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ये जो दोनों कण हैं उनके बीच की जो दूरी है, तो उनके बीच की दूरी और गुरुत्वाकर्षण के बीच क्या रिलेशन होगा। तो आप यहाँ पर फार्मूले में देख सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर जो कैपिटल जी है ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी याद रखिएगा, इसका जो मान है सबसे पहले सर हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता। तो अभी आप लोगों ने फार्मूला देखा कि जो F था m1 और m2 के ऊपर निर्भर करता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि उनके बीच की दूरी जो है r उस पर निर्भर करता है। और तीसरा ये निर्भर करता है सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, उनके बीच के माध्यम पर यह निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है मैं आपको एक और उदाहरण के थ्रू समझाता हूँ। और ये क्वेश्चन ऐसे भी चेंज करके दे सकता है, जैसे यहाँ पे दो पिंड m1 और m2 है और इनके बीच में हवा है और इनके बीच जो बल कार्य कर रहा है वो कर रहा है F। अब वहीं अगर हम इन दोनों पिंडों को पानी में रख दें तो उनके बीच जो F होगा क्या होगा, दोनों के बीच जो F होगा बराबर होगा, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी चेंज करके पूछा जा सकता है। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी, उनके बीच के माध्यम पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होगा। पहला है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, दूसरा है कुतुब मीनार की चोटी पर, तीसरा है भूमध्य रेखा पर और तीसरा है अंटार्कटिकी के किसी स्थान पर। तो मान लीजिए हमारा अर्थ है और यह अर्थ का सरफेस है। तो अर्थ के सरफेस पे जो जी का मान होता है वो होता है मैक्सिमम होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यदि हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं या फिर हम ऊपर की जगह नीचे जाएं, तो दोनों कंडीशन में जो जी का मान है वो घटता है। या हम पृथ्वी के ऊपर की तरफ जाएं सतह से या फिर सतह से नीचे की ओर आएँ। तो आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन में पहला कहा हुआ है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, तो हम ये ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम होगा। दूसरा है कुतुब मीनार की चोटी पर चढ़ जाएं, तो यहाँ पर भी हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। परंतु ये बात याद रखिएगा, जो जी का मान है जब हम पृथ्वी की सतह से लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो जी का मान कांस्टेंट रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम 10 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं तब जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से कम होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कुतुब मीनार पर तो कोई घटेगा नहीं, बट ऊपर हम जा रहे हैं इसलिए इसको आंसर नहीं लेंगे। उसके बाद है भूमध्य रेखा के किसी स्थान पर और दूसरा है अंटार्कटिका के किसी स्थान पर। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है पोलों पर चपटी है और बीच में भूमध्य रेखा जाती है जो कि पूरे वर्ल्ड को दो भागों में डिवाइड करती है, नॉर्थ और साउथ पोल में। तो इक्वेटर पर जो जी का मान होता है वो कम होता है जबकि ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है। तो ये बात मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखी है। तो ये जो हमारा अंटार्कटिका है ये पोल पे पाया जाता है, तो इसलिए पोल पर हमने बताया है कि जी का मान जो होता है अधिकतम होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। किसी वस्तु का भार, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो F होता है वो एक प्रकार से बल होता है जो कि m इंटू जी के बराबर होता है। अब तो भार एक्चुअल में एक प्रकार का फोर्स है और इसका एक यूनिट भी होता है जो कि होता है न्यूटन। तो जो भार का यूनिट होता है हम सभी जानते हैं केजी होता है और W का मतलब वेट का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। तो याद रखिएगा जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो आकर्षण बल होता है जो कि हमेशा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो ये है हमारे पृथ्वी और ये है पृथ्वी की त्रिज्या आर। अब इसके सेंटर से दुगनी दूरी पर, यानी कि ये त्रिज्या हो गया आर ई
और इसके जस्ट डबल कर दें तो यहाँ पर पोजीशन आ जाएगा एक, तभी तो आर ई और आर ई 2RE हो जाएगा। और यहाँ पर कोई है अंतरिक्ष यान, तो कोई अंतरिक्ष यान यहाँ पर है तो आपको बताना है कि इसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो याद रखिएगा जो हाइट के कारण जो जी का मान है, तो हम सभी जानते हैं कि सरफेस पे जी का मान होता है कैपिटल G m/RE का स्क्वायर, जिसे हम लिखते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यदि हम जी अर्थात अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर चले जाएं तब यही इक्वेशन हो जाएगा G m/RE प्लस एच स्क्वायर। तो ये जो एच है वो हाइट के कारण उत्पन्न हुआ है। तो हमारे इस केस में देखा गया है कि जो हम पृथ्वी की त्रिज्या के दुगना करना है, तो G m/RE प्लस जो एच है हमने वो भी RE ही है, तो यहाँ पर भी आर ही लिखेंगे, RE ही लिखा जाएगा। तो RE का होल स्क्वायर कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आएगा G m/4RE स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये G का वैल्यू है, G का वैल्यू है G m/RE स्क्वायर, और यहाँ पर G का वैल्यू है ये भी वही है। तो जो हमने ये वाला G निकाला है इसको हम लोग G डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको G वाले को हम लोग इससे कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस G डैश का मान G/4 के बराबर होता है, मतलब कि हमारा जो G का मान है 9.8 है, अब इसमें 4 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 2.45 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसलिए हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कोई ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों पृथ्वी से आधी हो तो उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो ये हमारी पृथ्वी है, ये इसका द्रव्यमान है और आर्य है। तो अर्थ के सरफेस पे जी का मान कितना होता है G m/RE स्क्वायर। इसी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि यहाँ पर जो जी का मान है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि कोई ऐसा पिंड है या कोई ऐसा ग्रह है जिसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा है, मतलब कि me/2, और उसकी त्रिज्या भी पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है, अर्थात RE/2 हो जाएगा, यानी कि दोनों ही आधा हो गया। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, G = हो जाएगा G me/2 और रेडियस RE/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर G = क्या हो जाएगा, कैपिटल G इंटू me/2 इंटू RE का स्क्वायर, और जो 2 का स्क्वायर होगा ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 को हम 2 से काट देंगे आ जाएगा 2। तो ये वैल्यू आप देख रहे हैं G me/RE² ये इस G के बराबर है, यानी कि यहाँ पर जो G की वैल्यू है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के जस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि 2 बचा हुआ है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट आंसर आएगा 19.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट ऑप्शन है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो विराम का कहने का मतलब है u = 0, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, यानी शुरुआत वाली जो वेलोसिटी होती है वो 0 था। यानी कि यहाँ पर कोई ग्राउंड है और यहाँ पर कोई वस्तु है, तो इनिशियल स्टेज में u का जो वैल्यू है यहाँ पर क्या है 0 है, लेकिन बाद में क्या किया गया, इसे छोड़ा गया। तो जब इसको छोड़ा गया तो पूछा जा रहा है कि गिरते हुए पिंड की जो दूरी है वो किसके समानुपाती होती है। तो इसे कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो s बराबर हो जाएगा ut + ½ GT²। तो यहाँ पर जो u का वैल्यू है 0 है तो ut का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बच गया क्या ½ GT²। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गिरते हुए ये समय के वर्ग के समानुपाती है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, समय के वर्ग का क्या होगा समानुपाती होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है एक मीनार की चोटी से एक पत्थर गिराया गया तो 40 मीटर नीचे गिरने पर उसकी चाल होगी। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी गेंद है और नीचे की ओर हमारी 40 मीटर लंबी क्या है मीनार है। तो अब यहाँ से 40 मीटर ऊपर से क्या किया गया, जो पत्थर है उसको गिराया गया। तो जो स्टार्टिंग में इसका u था, मतलब वेग था, वो 0 था। तो जब भी कोई चीज़ कहा जाए गिराया गया या विरामावस्था में तो वहाँ पर u का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। अब क्या हुआ कि इसे नीचे गिराया गया, तो जब नीचे गिराया गया तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि नीचे गिरते हुए उसकी चाल क्या होगी। तो यह जब टकराने वाला होगा तो टकराते समय इसकी चाल को पूछ रहा है। तो आप 2 फार्मूला याद रखिए और आपको अप्लाई कैसे करना है आप याद रखिएगा। आइए मैं बता देता हूँ, v = √2gh और अगला है v = gt। अब हमसे पूछा क्या है, टकराते समय स्पीड पूछा हुआ है, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें हाइट दे रखा है, समय नहीं दिया हुआ है।
तो हो जाएगा 2 गुणे 9.8 और h का वैल्यू है 40 मीटर। तो इसको रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 28 मीटर प्रति सेकेंड। तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि एक पत्थर को किसी मकान की छत से मुक्त रूप से गिरते हुए ज़मीन तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लगता है तो मकान की ऊंचाई होगी लगभग। तो ये हमारी पिंड है और मान लिए कि मकान की जो हाइट है वो h हाइट है। अब ये पूछा हुआ है कि मुक्त रूप से गिरते हुए, यानी कि यहाँ पर जो u का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो ये मुक्त रूप से नीचे गिरा यानी कि u 0 था और उसको नीचे जाने में जो समय लगा वो लगा है 4 सेकंड का, मतलब t की वैल्यू है 4 सेकंड। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, तो h निकालने के लिए एक फार्मूला मैं बता देता हूँ, h इक्वल टू हाफ GT²। तो मैंने आपको आज 3 फार्मूले बताए। पहला मैं बता दे रहा हूँ, v इक्वल टू √2GH, तो टकराते समय हाइट ज्ञात करना, और दूसरा था v इक्वल टू GT जब समय दिया हो तब, और तीसरा अभी मैंने बताया h इक्वल टू हाफ GT²। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो 1/2 गुणे 10, तो हम g का मान 9.8 न रखकर 10 रख सकते हैं सिंपल करने के लिए क्वेश्चन को। और जो यहाँ पर समय है वो है 4 सेकंड का, तो 4 का स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 80 मीटर, यानी कि मकान की जो ऊंचाई है वो है 80 मीटर की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात होता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बट जिनको नहीं आ रहा मैं उनको बता देता हूँ। तो पृथ्वी पर GE है तो चंद्रमा पर GE है 1/6, यानी कि पृथ्वी पर जो भी गुरुत्वाकर्षण है उसका 1/6 भाग कहाँ पर है, चंद्रमा पर है। तो G से G कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 6:1 का। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का पृथ्वी पर तथा चंद्रमा पर भार क्या होगा। तो मैंने पहले भी बता चुका है कि जो भार होता है वो क्या होता है, एक तरह से फोर्स है। तो W बराबर क्या होता है, m/g। तो द्रव्यमान क्या है, 10 kg है, तो द्रव्यमान चेंज नहीं होता चाहे वो पृथ्वी पर चाहे पर चंद्रमा पर। और पृथ्वी पे g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यदि इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 98 न्यूटन। तो पृथ्वी पर इसका भार कितना आएगा, 98 न्यूटन। और हम ये भी जानते हैं कि जब हम चंद्रमा पर जाते हैं तो यही भार 1/6 हो जाता है। तो चंद्रमा पर भार क्या हो जाएगा, 98/6 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 16.3 न्यूटन। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 98 न्यूटन और 16.3 न्यूटन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 है, चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब है। तो SI मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा। तो याद रखिएगा, जब भी हम किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व निकालते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो हम करते क्या है कि जब भी हमें किसी वस्तु का घनत्व निकालना होता है तो उसके घनत्व में हम पानी के घनत्व से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पर वस्तु की जगह क्या दिया हुआ है, चांदी दिया हुआ है। तो चांदी का जो अपेक्षित घनत्व है वो है 10.8। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे 10.8। इसके बाद जो पानी का घनत्व दे रखा है वो रखा है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे चांदी का घनत्व पूछा है, तो यहाँ पर हम लोग चांदी का घनत्व D रख देते हैं। तो चलते हैं D का मान निकालते हैं, तो हो जाएगा 10.8 × 10⁻³ अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे देखते हैं हमारा वैल्यू क्या आता है। तो हमारा वैल्यू आएगा 10.8 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये हमारा सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने दिया था। तो राइट आंसर है केपलर ने दिया था। तो इन्होंने लॉ दिया था, लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो याद रखिएगा, हर प्लेनेट का जो एस्केप वेलोसिटी होता है वो अलग अलग होता है। तो याद रखिएगा कि हमारे पृथ्वी के केस में एस्केप वेलोसिटी होता है 11.2 किलोमीटर पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। तो आपको इसमें से अदिश राशि बतानी है। पहला ऑप्शन है मोमेंटम, संवेग, दूसरा है वजन, तीसरा है द्रव्यमान और चौथा है गुरुत्वाकर्षण। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, द्रव्यमान अर्थात मास। अब ये क्यों होता है आपको मैं बता देता हूँ। तो हम सभी जानते हैं W अर्थात वेट बराबर होता है m/g। तो यहाँ पर m हो गया मास और g हो गया ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन अर्थात गुरुत्वीय त्वरण। यानी कि जो g है एक प्रकार से त्वरण है, इसे हम a भी कर सकते हैं, या तो इस प्रकार से ये हो गया ma
और हम सभी जानते हैं कि F बराबर ma होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो द्रव्यमान है वो एक प्रकार का बल होता है। यह वह बल है जिससे कि आपको धरती अपनी ओर खींचती है। तो जो वेट है उसमें ग्रेविटी इंक्लूड होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर द्रव्यमान क्यों एक अदिश राशि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। संवेग है, तो आपको इसमें से सही ऑप्शन चूज़ करना है और बताना है कि संवेग जो है इनमें से किस ऑप्शन को फॉलो करेगा। तो आपको राइट ऑप्शन चूज़ करना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड, परिमाण और दिशा। तो हम सभी जानते हैं कि जो संवेग है एक सदिश राशि है और इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निगेटिव एक्सेलरेशन इज़ द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, अर्थात आपसे पूछा गया कि नकारात्मक त्वरण विपरीत दिशा में है। आपके ऑप्शन है मोमेंटम, वेलोसिटी, डिस्टेंस, फोर्स, यानी कि संवेग, वेग, दूरी और बल। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वेलोसिटी अर्थात वेग। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी हम एक्सेलरेशन लगाते हैं तो वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट लगाते हैं। अर्थात जब भी कोई चीज़ गतिमान होती है और हम ब्रेक लगाते हैं तो वो हमेशा किसके विपरीत होती है, वेग के विपरीत होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज़, तो आपको बताना है त्वरण की एसआई इकाई है। आपके ऑप्शन है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या फिर किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हम सभी जानते हैं कि त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जानते हैं तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब एक कार अचानक से शुरू होता है तो कार के भीतर बैठे लोग पीछे की ओर बढ़ते हैं। यह घटना इसका एक उदाहरण है। तो आपको बताना है या आपने महसूस किया होगा कि जब अचानक कोई कार चलती है तो उसमें बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति होता है वो पीछे की ओर चला जाता है। तो ये जो घटना है ये किसका उदाहरण है। तो आपके ऑप्शन है पहला न्यूटन का पहला नियम, दूसरा है न्यूटन का गति का दूसरा नियम, तीसरा है न्यूटन का मोशन का तीसरा नियम और चौथा है कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो आपको राइट ऑप्शन चूज़ करना है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, न्यूटन का पहला नियम। तो हम सभी जानते हैं कि जड़त्व के कारण ऐसा होता है, जो कि जड़त्व का जो नियम है न्यूटन के पहले नियम पर आधारित है। इसके अलावा और भी ऐसे उदाहरण हैं जो न्यूटन के पहले नियम अर्थात जड़त्व के नियम का पालन करते हैं। जैसे यदि अचानक ब्रेक लगता है तो आगे की ओर झुक जाना। इसके अलावा जब कंबल में गंदगी होती है तो उसके पीट कर अलग करना। तो ये सभी जो उदाहरण हैं न्यूटन के पहले नियम अर्थात जड़त्व पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आंतरिक बल है अर्थात इंटरनल फोर्सेस। आपके ऑप्शन है पहला हमेशा संतुलित रहते हैं, दूसरा है हमेशा बराबर होते हैं, तीसरा है संतुलित हो या न हो और लास्ट है कभी संतुलित नहीं होते। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आर ऑलवेज इक्वल अर्थात हमेशा बराबर होते हैं। तो आंतरिक बल ऐसे बल होते हैं जो कि हमेशा बराबर होते हैं। तो आइए मैं आपको इसे एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे कोई चेयर रखा हुआ है, तो चेयर अगर रखा हुआ है तो उसका आंतरिक बल जो है हमेशा बैलेंस रहेगा जब तक कि उस पर हम कोई फोर्स ना लगा दें। तो जब हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उसकी जो दिशा होती है या स्थिति होती है वो बदल जाती है। तो हमेशा आंतरिक बल जो होता है बराबर होता है। तो जब तक हम फोर्स अनबैलेंस नहीं करेंगे तब तक चेयर इधर उधर नहीं होगा। तो ये था इसका राइट ऑप्शन और ये था इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड अर्थात गति की मूल इकाई क्या है। तो आपको गति की यूनिट बताना है। तो आपका पहला ऑप्शन है किलोमीटर पर मिनट, दूसरा है मीटर पर मिनट, तीसरा है किलोमीटर पर आवर और लास्ट है मीटर पर सेकेंड। तो यदि आपने पढ़ा है मात्रक, एसआई मात्रक, तो हम सभी जानते हैं जो एसआई मात्रक होता है लंबाई के लिए मीटर और समय के लिए सेकेंड होता है। तो यहाँ पर किलोमीटर में दिया है, मीटर में दिया है और घंटे में, मिनट में दिया हुआ है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन पूछा है 1 न्यूटन इक्वल टू, तो आपको बताना है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। तो आपका पहला ऑप्शन है 1 kg मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 1 kg मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है तो इसको आप सही कर लीजिएगा, वहाँ पर kg की जगह कर लीजिएगा 1 ग्राम मीटर प्रति सेकेंड। थर्ड है 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और लास्ट ऑप्शन है 1 kg मीटर सेकेंड स्क्वायर।
तो आपको सेकंड वाला चेंज करना है, 1 kg मीटर प्रति सेकंड की जगह करना है ग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब ये आपके 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो आइए सॉल्व करके मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो हम सभी जानते हैं न्यूटन बल का मात्रक है और F बराबर होता है m इंटू ए। तो m क्या है? द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और a क्या है? त्वरण, और त्वरण का मात्रक हम लोग जानते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो हमारा क्या बन रहा है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस हिसाब से ये 1 न्यूटन के बराबर है। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कि 0.4 मीटर लंबाई का एक सीधा चालक 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 0.9 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है। चालक के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो किसी भी चालक के सिरों पर उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है V इक्वल टू होता है BVL। तो विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए जो V का वैल्यू है वो दिया हुआ है आपको 0.9। उसके बाद बात करें V की वैल्यू की, तो V का वैल्यू दिया है 7, और उसके बाद लंबाई दिया हुआ है 0.4 मीटर यानी कि L। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 2.52 वोल्ट। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। यदि 10 फेरों वाली एक तार की कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में 2 सेकंड में 15 वेबर की वृद्धि होती है तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा। तो जो फैराडे का नियम होता है, अगर उसके अनुसार देखें, E इक्वल टू क्या होता है? -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पर सब वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर n की वैल्यू दी है हुए है 10, फाई की वैल्यू दी है 15, और डेल्टा टी की वैल्यू दी गई है 2। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हैं तो 10 इंटू 15 अपॉन 2, तो 10 को 2 से काट देंगे तो 5 इंटू 15 इक्वल टू हो जाएगा 75। तो यहाँ पर 75 वोल्ट हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा होती है वो फैराडे के दूसरे नियम, जिसे कि हम लेंज का नियम कहते हैं, उसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, ये नहीं कि आप ऑप्शन 3 का दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी सतह पर खींचा गया अभिलंब क्षेत्र की दिशा से x कोण बनाता है। सतह के ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स होगा। तो किसी भी सतह से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो फाई बी होता है, उसके बराबर होता है बी इंटू ए के। इसे बी ए कॉस थीटा भी कहते हैं, जो कि एक अदिश गुणनफल होता है। तो यहाँ पर हमारा अदिश गुणनफल हो जाएगा बी डॉट ए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्न में से न्यूनतम प्रतिरोध किसका है? तो जो हमारा अमीटर होता है, अमीटर में हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ताकि जो परिपथ में गुजरने वाली धारा होती है वो बहुत तेज़ी से गुजरे, जिसके कारण इसमें जो प्रतिरोधकता है वो कम हो जाती है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप याद रखिएगा कि जो अमीटर होते हैं, अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2, अमीटर का वोल्ट। जबकि वही हम बात करें वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर में हम समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर 120 वोल्ट की लाइन पर 2400 वोल्ट पर 2 एम्पीयर धारा प्राप्त करने में प्रयुक्त होता है। यदि प्राथमिक कुंडली में 100 फेरे हैं तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बताइए। तो हम सभी जानते हैं कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या यानी कि NP बटे द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अर्थात NP अपॉन NS इक्वल टू हो जाएगा VP अपॉन VS, यानी कि प्राथमिक कुंडली में वोल्ट की वैल्यू बटे सेकेंडरी कुंडली में वोल्ट की वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू को रखते हैं। तो प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो है 100, और प्राथमिक कुंडली में जो वोल्ट है वो 120 है, और द्वितीयक में जो वोल्ट है वो है 2400। तो सेकेंडरी कुंडली में जो फेरों की संख्या वो हमें ज्ञात करना है, यानी कि NS ज्ञात करना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा 2000। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है,
एक ट्रांसफार्मर की दक्षता 80% है, यह 4 किलोवाट व 100 वोल्ट पर कार्य करता है। यदि द्वितीयक विभव 240 वोल्ट है तो प्राथमिक कुंडली में धारा का मान होगा। तो आपको धारा की वैल्यू बतानी है। तो हम सभी जानते हैं कि जो फार्मूला होता है वो होता है P इक्वल टू वी आई। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन V। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट धारा का मान निकालेंगे क्योंकि हमें P और V का वैल्यू पता है। तो P का वैल्यू कितना है आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। तो P का वैल्यू दिया है 4 किलोवाट यानी कि 4000 वाट, और V का वैल्यू भी दिया है 100। तो यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 40 एम्पियर। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेंज का नियम किसके संरक्षण से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है आवेश, ऊर्जा, द्रव्यमान और संवेग। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर में निवेशी विभव 200 वोल्ट है व निर्गत विभव 5 वोल्ट है। तो ट्रांसफार्मर की कुंडलियों में फेरों की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो जो फेरों की संख्या और विभव का जो अनुपात होता है इसके बारे में मैंने अभी पीछे आपको बताया था, NP अपॉन NS इक्वल टू VP अपॉन VS। तो ये तो मैंने पीछे बताया ही है। यहाँ पर आपको विभव का अनुपात पूछा हुआ है। तो प्राथमिक जो वोल्ट है वो है 200 और जो द्वितीयक है वो 5 है। तो 200 में 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 40/1। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है यानी कि राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है। तो जैसा कि मैंने पीछे क्वेश्चन में आपको विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला बताया था, E इक्वल टू -N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो जो माइनस होता है वो डायरेक्शन को बताता है और जो N है फेरों की संख्या है। तो इसका वैल्यू अगर हम 1 मान लें तो हमारा आ जाएगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बटे समय दर में परिवर्तन। तो इस प्रकार जो E है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बटे समय दर में परिवर्तन के बराबर है। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन 4, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। क्वेश्चन नंबर 11 है, डायनमो उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है डायनमो यानी कि जिसे हम जनरेटर भी कहते हैं, तो ये क्या उत्पन्न करता है? तो जो डायनमो होता है हम सभी जानते हैं कि धारा उत्पन्न करता है। धारा मतलब विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विद्युत वाहक बल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, 500 फेरों वाली कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 0.32 वेबर से घटकर शून्य रह जाता है। कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा। तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे फार्मूला देखा था, E इक्वल टू -N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो N यानी फेरों की संख्या, तो 500 इंटू डेल्टा फाई का वैल्यू है 0.32 और T का जो समय है वो दिया हुआ है 0.1 सेकेंड। तो यहाँ पर 500 का 20 हटाकर यहाँ पर पॉइंट हटा देंगे और 0.1 को हम लिख लेंगे 0 बढ़ाकर। तो यानी कि हो जाएगा 50 इंटू 32। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन है 1600 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो चुंबकीय प्रेरण की खोज सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने किया था। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीन है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जनरेटर द्वारा हम यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं और जनरेटर को मैंने बताया था डायनमो भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, डायनमो। तो यदि हम बात करें विद्युत मोटर की, तो विद्युत मोटर क्या कहता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। वहीं बात करें हम ट्रांसफार्मर की, तो ये संचित ऊर्जा के रूप में रखता है और जो प्रेरण कुंडली है ये धारा को प्रेरित करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हो जाएगा। तो यदि हम बात करें वोल्टमीटर की, तो वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत अधिक होता है, इसलिए इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ताकि इसमें जो गुजरने वाली धारा का मान हो वो सेम रहे, उसमें कोई त्रुटि न हो। लेकिन जब हम वोल्टमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो धारा का जो मान होता है कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि श्रेणी क्रम में जब हम वोल्टमीटर को जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का मान बहुत
अधिक होता है। तो प्रतिरोध का मान इतना अधिक होता है कि जो धारा का मान होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, यानी कि बहुत ही कम। एक तरह से हम कह सकते हैं कि धारा का मान नगण्य हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड 0। तो यहाँ पर हम कम नहीं लिखेंगे, यानी कि जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो हमेशा 0 रहेगा, न कि कम रहेगा। तो आज